जय हिंद सभी साथियों को। और ये हम पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे पॉलिटी की ए टू जेड एमसीक्यूज के रूप में। और ये जो पहला लेक्चर है एमसीक्यू का, तो उसमें हम जो ऑप्शन हो उसमें से हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर बताएंगे। आपको अपने माइंड में रखना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसके जो क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन लेकर के आए या बिना ऑप्शन के। तो यदि आप बोलेंगे कि ऑप्शन के साथ करवाइए तो हम इनके ऑप्शन भी ऐड करेंगे अगले वीडियो से। और यदि आपको ऐसे सही लगता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नली ऐसे भी करने में ठीक होता है, क्योंकि ऑप्शन होता है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है। तो यदि ज़्यादा याददाश्त के लिए बढ़ाना है, या मतलब ये है कि आपको ज़्यादा खुद को आजमाना है कि आपको याद है या नहीं याद है, तैयार है कि नहीं, तो ये भी ज़्यादा ठीक होता है। तो जैसा आप कमेंट में बताएंगे वैसा हम लोग आगे कवर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम एमसीक्यू चालू करेंगे पॉलिटी के। और ये जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं तो ये क्या है, हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारे संविधान निर्माण की, उससे रिलेटेड जो तो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जो हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चालू होते हैं और ये जो 1947 तक जो हमारे एक्ट आते रहते हैं, उसमें उन्हीं का जो कुछ ना कुछ अंश है, इन्हीं का जो अंश है तो वो हमारे संविधान में देखने को मिलता है। इसीलिए इसको संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहा जाता है, ठीक है। ये जो हमारे एक्ट जो समय समय पर आ रहे थे, पहले कंपनी के लिए, फिर बाद में डायरेक्ट जो हो तो वहाँ के सम्राट की तरफ से, वहाँ की संसद की तरफ से, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को बनाने में एक बड़ा जो तो पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो पहला जो हमारा एक एक्ट आया था वो 1773 का था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि जब कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अंधाधुंध तरीके से, मनमाने तरीके से घूसखोरी और इन सारी चीज़ों पे संलिप्त थे, तो कंपनी कर्ज में डूब गई थी। उसको रेगुलेट करने के लिए 1773 का सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपने पढ़ा होगा तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में जो तो पहला कोर्ट का निर्माण किया गया था, ठीक है, जिसमें इसके न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा एक्ट आता है तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया था? तो जो हमारा यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के मन में भय आ गया था कि यदि हमने यहाँ के लोगों को छोड़ दिया तो ये आगे भी दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। तो 1858 में मुगल सम्राट के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर दिया है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया था? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो कब दिया गया था? 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे कि मार्ले मिंटो सुधार। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया तथा इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम इस तरीके से क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो इसमें से हम एक साथ कई कई क्वेश्चनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मार्ले मिंटो सुधार कब आया तथा इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, इसमें से दो दो क्वेश्चन ऐड हैं, ठीक है। तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार है ये कब आया था? आपका ये आया था 1919 में। कब आया था? 1909 में। कब आया था? 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें दूसरा प्रश्न क्या है। इसमें दूसरा प्रश्न है इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पे इसको बढ़ावा दिया गया था। यानी भारत में जो हो तो
अलग अलग लोगों को डिवाइड करना, ठीक है। चुनाव जो है तो मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, ये चीज करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, तो इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ से की गई थी, ठीक है, तो 1909 में, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। यहाँ पर क्या लिखा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ये जो मार्ले मिंटो सुधार है ये कब आया है, 1909 में, और यही जो मिंटो है इसी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा इस चीज की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या था कि यहाँ की जनता को हम लोग जाति धर्म में बांट दें ताकि इन लोगों का शासन जो हो तो सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं, छठवां क्वेश्चन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। ये जो 1909 का अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार, और जो 1919 का अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, ठीक है। 1909 वाले में आपने देखा कि यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को जो है तो शुरुआत की गई थी, और 1919 वाले में इसको और आगे बढ़ाया गया था, एक सीढ़ी इसमें और चढ़ी गई थी, ठीक है, मतलब इसमें और भी भेद पैदा करने की कोशिश की गई थी भारत में, और इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अगला सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 का, उसमें से 321 अनुच्छेद, कितने, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल थी, 10 अनुसूचियां शामिल थी, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को भारत की किसके द्वारा अपनाया गया, भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ठीक है। यदि ऐसा कोई 2-3 ऑप्शन बना के दे दे कि किसके द्वारा अपनाया गया, राष्ट्रपिता के द्वारा कि राष्ट्रपति के द्वारा, किस जो तो संविधान सभा के द्वारा, ऐसे कुछ ऑप्शन यदि दे दे तो किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है लग रहा है, प्रस्ताव कब, ये जो का है तो यहाँ पे कब होगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब तथा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जो संविधान सभा में जो प्रस्ताव है तो वो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए, हमारी जो यहाँ पे 13 दिसंबर 1947, यहाँ पे 13 दिसंबर 1947 को ये जो तो प्रस्तुत किया गया, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, हमारे जो पीटी नेहरू थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा आगे चल के क्या बन जाता है, प्रस्तावना बन जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ क्या है, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ क्या है, तो भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ ये है कि जो भारत के जो राष्ट्र अध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे, उनको जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वो अनुवांशिक होंगे, ठीक है। अनुवांशिक मतलब जो विरासत में मिली चीजें होती हैं उससे नहीं होंगे, उनको चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया है और आ गया होगा। अब इसके आगे की यदि बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं एक पॉइंट यहाँ पे और देख लीजिए आप कि जो 13 ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यहाँ पे जो उद्देश्य प्रस्ताव है हमारा, वो जो 13 दिसंबर को हमारा प्रस्तुत किया गया था, उसको संविधान सभा के द्वारा कब जो हो तो स्वीकार किया गया, तो इसको 13 दिसंबर 1947 को तो ये प्रस्तुत किया गया, ठीक है, लेकिन इसको 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी
1947 को इसको संविधान सभा में स्वीकृति मिली। ठीक है, सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं यहाँ पे हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब तथा क्या क्या हुआ। ठीक है, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब तथा क्या क्या हुआ, देख सकते हैं इनमें दो दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और इसमें से क्या क्या जो हो तो हमारा संशोधन हुआ था, तो इसमें से समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और इसमें से एक शब्द और जोड़ा गया था, इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमारे 3 संशोधन इसमें से हुए थे, और एकमात्र संशोधन हमारे हुआ है प्रस्तावना में अभी तक में, और कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, कौन थे? बी.एन. राव थे। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी। कब हुई थी? यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम यहाँ पे। तो इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1947 को, माफ करिएगा 1950 को। कब हुई थी? 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। आगे बात करते हैं यहाँ पे, 42वां अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे, 42वें संविधान संशोधन में कितने अनुच्छेदों में संशोधन हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में कितने अनुच्छेदों में संशोधन हुआ था? तो यहाँ पे जो है तो हमारे 53 अनुच्छेद थे। ठीक है, 53 अनुच्छेद थे और 7 अनुसूचियां थी जिनमें हमारा संशोधन हुआ था। तो इतने बड़े संशोधन के कारण ही 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 53 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियों में संशोधन हुआ था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? देख यहाँ पे ध्यान देना है, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, तो ये सारा याद रखना है आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा यदि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, तो देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन आते हैं, तीनों हमने एक जगह रख दिए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, इन तीनों को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन 18वां नंबर का हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो इनको 24 जनवरी 1950, इसको 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति को 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है, प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा कब माना गया? तो प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा केशवानंद भारतीयवाद में माना गया। केशवानंद भारतीयवाद 1973। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया। इसका अर्थ क्या है?
कि जो हमारी प्रस्तावना है, पहले क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। और यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बाद में ये थ्योरी आई, बाद में जो जज रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यदि संविधान का अंग है तो इसका मतलब उसमें संशोधन भी हो सकता है। लेकिन बाद में केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये टर्मोलॉजी निकल के आई कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी जो प्रस्तावना के जो मूल सिद्धांत हैं उनको नहीं बदलना चाहिए। भले ही थोड़े बहुत शब्द इधर उधर बदले जा सकते हैं, लेकिन जो उसकी मूल भाव है उसको नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज ने कब स्वीकार किया। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे कब किया, तो ये अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आता है। कब आता है? 1940 में। तो पहली बार संविधान सभा की मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस एक्ट के तहत विधान परिषद में भारतीयों को प्रवेश मिला। तो किस एक्ट के तहत भारतीयों को प्रवेश मिला? 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है। 1861 के अधिनियम के तहत यहाँ पर भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश करने का जो तो यहाँ पे मौका मिलता है, ठीक है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार एवं बजट की आलोचना का अधिकार कब मिला। तो यहाँ पर विधानसभा में जो प्रश्न पूछने हैं और बजट की आलोचना, यदि बजट में आपको कोई गड़बड़ी दिख रही है तो उसकी आलोचना का अधिकार आपको कब मिलता है? यहाँ पर मिलता है आपको 1852 के अधिनियम के तहत। कब? 1892 के अधिनियम के तहत ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने का 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, फिर लिखा है कॉमा बजट पर पूर्ण बहस का अधिकार, कॉमा मतदान द्वारा निर्वाचन के अधिकार कब मिले। तो ये हमारा 1909 का, अभी हमने इसको पीछे देखा है, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत पूरक प्रश्न, ठीक है, मतलब यदि कोई पूछ रहा है काउंटर प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। बजट पर पूर्ण बहस का अधिकार और मतदान द्वारा निर्वाचन का अधिकार थोड़ा थोड़ा यहाँ से मिलने लगता है। मतदान का यहाँ पे जो लिखा है तो यहाँ पे पूरी तरीके से मतदान का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन हल्का फुल्का कुछ लोगों को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एसके धर आयोग किससे संबंधित है। एक सेकंड इसको जूम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एसके धर आयोग किससे संबंधित है। तो यहाँ पर एसके जो धर आयोग है वो किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है जेवीपी आयोग कब आया तथा किससे संबंधित था, ठीक है। तो जेवीपी, यहाँ पे जेवीपी आयोग कब आया तथा किससे संबंधित था। तो ये जो आयोग है ये कब आया? 1951 में आया, ठीक है। जे से क्या है? जवाहरलाल नेहरू। पी से क्या है? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और यहाँ से वी से क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखना है। तो जेवीपी आयोग कब आया? 1951 में। और किससे संबंधित है? तो ये भी राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य कौन नहीं था। तो प्रथम जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका सदस्य कौन नहीं था। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे फजल अली हैं, दो राज्य पुनर्गठन आयोग अल्टरनेटिव आते हैं, ठीक है, एक के बाद एक। तो यहाँ पर जो फजल अली जी जो हैं, ये जो प्रथम राज्य पुनर्गठन है उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनके साथ एच.एन. कुंजरू जी थे और के.एम. पणिक्कर थे। लेकिन ये जो सरदार पटेल हैं ये प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ये जेवीपी आयोग ये अलग है, ठीक है, और ये प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ये अलग है, ठीक है। तो इसके
3 लोग ये इसके सदस्य हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कितने राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का निर्माण किया गया? तो द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्यों, कितने? 14 राज्यों तथा 6 यूनियन टेरिटरी का, यानी केंद्र शासित राज्यों का जो तो गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो तो गठन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो ये आपको अभी ये जो यहाँ पर हमने 28 क्वेश्चन किए और ये अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, प्रारंभिक, और इसमें से एक लेक्चर लगभग अभी और बन जाएगा, जिसमें से यही लगभग 28 से 30 क्वेश्चन होंगे जो शुरुआत के होंगे संविधान की एक तरीके से भूमिका बनाने के लिए, परिचय देने के लिए। बाकी फिर इसके बाद जो अनुच्छेद हैं उनका ये सारा सीक्वेंस चलेगा रिदम में। तो ये आज के लिए इतना ही, और जल्द ही 1-2 दिन में फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे, और ये ऐसे ही MCQ करते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। यदि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन के साथ हम नया लेक्चर लेके आएँ या ये भी ठीक है, जैसा आप बोल देंगे तो वैसा करेंगे। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।